हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि आज के क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है क्लास 12 फिजिक्स का, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जी हां, स्थिर वैद्युतिकी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही धाकड़ मैराथन लगाने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र का, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र के 27, जी हां 27 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये वस्तुनिष्ठ नहीं, ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है। समझिएगा कि आज मैराथन है आपका, ठीक है। और आज का क्लास बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज बहुत बड़ा एरिया हम कवर करने वाले। सोच रहे हैं 27, वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं, लघु और दीर्घ उत्तरीय, और यही से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आज का क्लास आप कर लेते हैं ना, तो आपको वैद्युत आवेश और क्षेत्र दोबारा कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भौतिकी कक्षा 12, जी हां भौतिकी कक्षा 12, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और यहां पर हमने लिखा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और आज के क्लास में 27 क्वेश्चन का हम एकदम निचोड़ करने वाले हैं, और बहुत ही स्पेशल क्लासेस। बिना शेयर किए, बिना लाइक किए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आप कहीं मत जाइएगा, ये उम्मीद है आपसे, और इस उम्मीद के ऊपर आप पूरा खरा उतरिएगा। और पहला सवाल गाउस का प्रमेय 2 नंबर का पूछता है कि गाउस का प्रमेय क्या है। तो हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद, अच्छा आपको पता है कि किसी बंद तल के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ये आपको पता है। लेकिन यहां पर देखिए, हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में, जी हां विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। जी हां, विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट किया जाता है, या ई वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं आप। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स जो है वो तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का, जी हां कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो है वो मुक्त आकाश की परावैद्युता या विद्युतशीलता है, और इसी को हम कहते हैं गाउस का प्रमेय। जी हां, बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल मैराथन है, और इस मैराथन में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स जो है वो तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो है वो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। अच्छा, ये पीडीएफ भी अगर आप चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट में देखिए। वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ का लिंक आपको कहां पे मिलेगा। इस बार टेलीग्राम पे नहीं देंगे, टेलीग्राम पे बाद में देंगे, उससे पहले आपको एक जगह हम देने वाले हैं, वो जगह हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बीच में। चलिए, समझ में आ चुका है भाई, गाउस का नियम समझ चुके हैं बच्चे। 2 नंबर अगर आप इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? सर जी आवेश क्या है? व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? आइए हम इसके बारे में सीखते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्लास की आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण, जी हाँ, जिसके कारण वह उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और महसूस यानी अनुभव भी कर सकता है। आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ये 2 प्रश्न हो चुका है, बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, और हम आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न रखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। और इस क्लास के करने के बाद आपको आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस मैराथन के बाद समाप्त हो जाएगा, और आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सीख चुके होंगे कि भाई वैद्युत आवेश और क्षेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। देखिए, अभी अब आवेश के बारे में बात करें तो आवेश के बारे में एक एक टॉपिक हमें नॉलेज होना चाहिए, एक एक चीज के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। आवेश के गुण, आइए हम देखते हैं कि आवेश के क्या क्या गुण है, और इससे हमें आवेश के गुण या आवेश के गुणों को लिखे। एक ही चीज है, आवेश हमें पता है कि सर आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जी हाँ, आवेश पॉजिटिव चार्ज जो है एक पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश संरक्षी होता है, आवेश जो है
वो योगात्मक गुण का पालन करता है। किस तरह के गुण का पालन करता है जी? योगात्मक गुण का पालन करता है। फिर से देखिए, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 2 नंबर यहां से आपको मिलेगा कि आवेश के गुण। तो आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों। आवेश एक अदिश राशि, आपने स्केलर वेक्टर अदिश और सदिश के बारे में पढ़ा होगा। आवेश संरक्षी होता है। आवेश जो है वो आवेश के योगात्मक गुण का पालन करता है जी। और आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि सर जी आवेश क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटमीकृत होता है। ये देखिए, आवेश के गुणों में आवेश क्वांटाइज्ड होता है। और हाँ, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, जी हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण होता है। यहां पे आप माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण, ये हो गया। एक होता है लाइक चार्जेस, एक होता है अनलाइक चार्जेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार बच्चे बताएंगे कि सर हम यहां तक तो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, अब आप आगे बढ़िए। नहीं, चलिए, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस आपने सीख लिया। अब आइए नाउ, अच्छा, इसमें और भी है जी आवेश के बारे में कुछ कुछ बातें जो अभी पीछे वाले पेज में नहीं था। ये आवेश के गुण में ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक बात और याद रखिएगा कि आवेश का जो परिमाण है इसमें वेग का कोई काम नहीं है। आवेश का जो परिमाण है वो वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखिएगा कि द्रव्यमान का परिमाण जो है वो वेग के ऊपर निर्भर करता है। आवेश और द्रव्यमान, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज, अगर वो आएगा तो वहां पर एक पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे कि आवेश का परिमाण वेलोसिटी वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान का परिमाण वेग के ऊपर निर्भर करता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि आवेश का परिमाण वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये आवेश के किस तरह के गुण का पालन करेगा? तो भाई ये आवेश के अचरता का गुण। ये देखिए, आवेश के ये बातें जो कहा गया है कि आवेश का परिमाण के वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये किस गुण के कारण? तो कहेंगे सर ये आवेश के अचरता के गुण के कारण ऐसा होता है। किस तरह का गुण होता है जी? आवेश के अचरता का गुण। चलिए आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। कहा रहा है आवेश स्थानांतरणीय होता है। जी हाँ, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर हम लेके जा सकते हैं। तो आवेश जो है अपना स्थान जो है परिवर्तित कर सकता है, स्थानांतरणीय होता है। यहां पे कहा गया कि आवेश का अस्तित्व, देखिए मैंने बोला था ना कि द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। आवेश का अस्तित्व जो है वो द्रव्यमान के बिना संभव नहीं, जबकि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। मतलब सिंपल सी बात है कि जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना अनिवार्य है। जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना अनिवार्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां द्रव्यमान है वहां आवेश भी होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना अनिवार्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां द्रव्यमान है वहां आवेश भी होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। नाउ आगे बढ़ते माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि अपने हौसलों को उड़ान दीजिए और अपने अंदर एक जोश और जुनून के साथ अपनी पढ़ाई करिए। यकीन मानिए आपको आपकी सफलता बुला रही है। और एक बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन टॉपिक हम आपके स्क्रीन के ऊपर ला चुके हैं, जिसके बारे में बच्चे काफी बार पूछ रहे थे कि सर ये पूछता है। जी हाँ, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज। सवाल बहुत बेहतरीन है, जवाब हम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा देंगे। आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, इन दोनों में कंपैरिजन करना है जी। इन दोनों में क्या करना है? कंपैरिजन करना है। आवेश हमें पता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव या तो जीरो। अरे किसी का वजन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा, -5 kg, -10 kg, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन कभी द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यह हमेशा पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा जाएगा तो द्रव्यमान 0 हो सकता है। क्लियर है? आवेश संरक्षणीय होता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज हम खाएं तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो रखा हुआ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। खेलेंगे कूदेंगे वो फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो आवेश संरक्षणीय होता है। द्रव्यमान, जैसे अगर हमने कोई सेल चार्ज किया, ठीक है, एक बैटरी चार्ज की, उसके अंदर आवेश किया, उसके अंदर आवेश तब तक रहेगा जब तक हम उस बैटरी को यूज ना कर ले। लेकिन जरूरी नहीं कि हमने खाना खाया तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारा जो मास बढ़ा, हमारा जो द्रव्यमान है वो स्थिर ही रहेगा। वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे जैसे हम काम करेंगे हमारा द्रव्यमान घटेगा, और जैसे जैसे, ठीक है, तो वो बिल्कुल वो जो है वो संरक्षणीय होता है। ठीक है, आवेश का परिमाण, अभी हमने बोला कि आवेश का जो परिमाण है द्रव्यमान पर, आवेश का परिमाण जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान का परिमाण, एक सेकेंड, हाँ, कण का द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। अभी हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के टॉपिक कर दिया, लेकिन कुछ नहीं, एक ही चीज है ये, समझिएगा इस चीज को। आवेश का परिमाण जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब जहां आवेश है उसका कोई काम नहीं है वेग से, लेकिन जहां द्रव्यमान है
कण का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, इस बात को याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। और आज जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगर इसकी तारीफ ना हुई तो फिर बेकार है इस क्लास को करवाने का मतलब। आवेश क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटमीकृत होता है, और याद रखिएगा कि द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि कण का द्रव्यमान वेग पर, अच्छा एक और याद रखिएगा कि आवेश द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा ये पॉइंट छूट गया है, ठीक है, कि आवेश का अस्तित्व, आवेश का, सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं, द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। क्या हो जाएगा जी? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है कि आवेश, ये जो टॉपिक है देखिए ये वाला, कि द्रव्यमान का अस्तित्व जो है वो आवेश के बिना संभव है। मतलब सिंपल सी बात है कि जहां द्रव्यमान है, ठीक है, वहां आवेश हो या ना हो, आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना पॉसिबल, अब अनिवार्य है, सॉरी, द्रव्यमान का होना अनिवार्य है, पॉसिबल नहीं, अनिवार्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए आज करवा के लेके आए हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। बस हम चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, और आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। एप्लीकेशन नाम है ड्रीम क्लासेस लाइव, जहां पे 2023 के लिए भी बैच शुरू हो चुका है, एनडीए, पारामेडिकल, डिप्लोमा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी की तैयारी, क्योंकि हमारे पास 2 चैनल अब हो गया और दोनों चैनल काफी ग्रो कर रहा है। एक ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, और एक आपका ये ड्रीम क्लासेस जिसके ऊपर आप बोर्ड की तैयारी 9, 10, 11, 12 कर रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल। हालांकि ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन कर रहे हैं। विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच, जी हाँ, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बीच, प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल कहते हैं। मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो आवेश है और इन दोनों के ऊपर एक बल लग रहा है, ये इस तरह से, या तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, असमान आवेश है, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल, मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मान लीजिए कि फिर एक Q1 और Q2 दो आवेश है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो कौन सा बल लगेगा? एक इधर लगाएगा और एक इधर लगाएगा, यानी कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण। तो दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मतलब बल कोई भी लगे, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, चाहे वो अपनी ओर लाए चाहे वो अपने से दूर फेंके, उस बल को हम विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल कहते हैं। अब सवाल आएगा एक कि कुलाम्बिक बल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुलाम्बिक ये जो है वो दोनों के केंद्र से होकर गुजरेगा। देखिए आएगा इस तरह के प्रश्न को, देखिए कहा भी गया, देखिए है ना, ये मैं बोल ही रहा था, चर्चा भी कर रहा था कि कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि कुलाम्बिक बल जो है वो दोनों के केंद्र से होकर गुजर जाती है। देखिए ऐसे, या तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये दोनों के केंद्र से होकर गुजरती, इस तरह का प्रश्न अभी थोड़ी देर में आने वाला है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो गया छठा, देखिए जिसकी चर्चा कर रहे थे हम वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ भी चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्लास और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। इस फर्स्ट क्लास में हम आपके फीडबैक को भी देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे हमारे साथ मोटिवेट हो चुके हैं इस क्लास को लेकर और कितने बच्चे खुश हैं इस क्लास को लेकर। इस तरह की क्लासेस की कल्पना हमारे टीम और हमसे कर रहे हैं आप, इसका कमेंट बॉक्स में हम कमेंट देखना चाहते हैं। हर बच्चा कमेंट करेगा, कुछ ना कुछ करिएगा, ठीक है, तो ये कमेंट आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसको कमेंट को कर रहे हैं। छठा सवाल कि कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, अभी हमने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मान लीजिए आकर्षण बल ही लग रहा है, प्लस माइनस या माइनस माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा, ठीक है, मान लीजिए कि प्रतिकर्षण बल है, तो प्रतिकर्षण बल एक इधर फेंकेगा, अनलाइक चार्जेस हो गया ना, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा रहता, एक प्लस और एक माइनस, लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, अगर ऐसा रहता तो इन दोनों के बीच आकर्षण होता, लेकिन दोनों माइनस माइनस है प्रतिकर्षण। दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है। देखिए एकदम सिंपल समझिए कि यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां पर भी एक प्लस चार्ज है, समान आवेश है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, जरूरी नहीं है समान, असमान भी रहेगा, ये केंद्र इसका ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, तो ये प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर फेंकेगा और ये प्रतिकर्षण होगा तो इधर। तो कहा गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की जो दिशा है, कुलाम्बिक बल, क्योंकि ये जो बल है ये कैसा बल है, ये इन दोनों के बीच, अभी हम 5वें नंबर प्रश्न में पढ़ रहे थे कि बीच में जो बल लग रहा है वो कुलाम्बिक बल लग रहा है, तो कहा गया किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर जाती है। देखिए दोनों आवेशों के केंद्र को, ये केंद्र है ना, केंद्र को मिलाने वाली, ये केंद्र है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, इसलिए कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहते हैं, क्योंकि ये गुजर रहा है कहां से,
दोनों आवेशों के केंद्र से गुजरा है। तो कुलाम्बिक बल जो है वो दोनों आवेशों के केंद्र से होकर गुजरता है, इसलिए कुलाम्बिक बल को हम केंद्रीय बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स के फीडबैक को हम बच्चों को देखते हैं, समझते हैं, महसूस भी करते हैं, चलो भाई बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, जब भी जो भी हो। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सॉरी, ठीक है। आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज, जिसको इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और आवेश के क्वांटमीकरण में जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। जी हाँ, कैसा होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। देखिए, आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। एक प्रश्न अगर पूछेगा कि आवेश के क्वांटमीकरण का फॉर्मूला क्या है, तो कहिएगा सर ये होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी, ठीक है। जहां आपको कुछ चीजें गिवन है कि भाई Q आवेश हो गया, n 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। पूछेगा आपसे, बहुत बेहतरीन ढंग से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे हम आवेश का क्वांटमीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आवेश का क्वांटमीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां सवाल, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। कहा गया ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहते हैं। आवेश कैसा रहता है जी, संरक्षित रहता है। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है, और आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जाता है, या तो विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, और इसी को हम आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर है कि ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहते हैं। इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, लाइव चैट में चैट करते रहिएगा, इसको बार बार लिखिए, लिखने से चीजें याद होती है। आवेश, ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पादन या उत्पन्न हम लिख सकते हैं, उत्पादन नहीं कर सकते, उत्पन्न बोल सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसे ही हम आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आइए, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हालांकि ये चीज हो चुका है पर फिर भी आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटम, ये हो चुका है फिर भी देख लेते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये हो, अच्छा ये देखिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। और ये हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको 2023 के लिए बैच ज्वाइन करना है, 10th 11th 12th सबका बैच इसके ऊपर लॉन्च हो चुका है, मतलब क्लासेस यहाँ पे शुरू हो गई है। और हाँ, बैच फुल्ली लाइव है, फुल HD जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फुल्ली लाइव है, और कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और रिजल्ट की पूरी गारंटी के साथ, ठीक है। नहीं तो फिर पैसा वापस, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं गया, और अगर आप सही से पढ़ते हैं तो, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाइए, आप जल्दी से इस नंबर पे कॉल करिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, साइन इन करिए। साइन इन करने में जो परेशानी है, परेशानी को आप डील करिए, बहुत आसान तरीके से साइन इन कर सकते हैं। और बिल्कुल ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारी फोटो है, आप वहां पे सर्च करिए, आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टॉल करने में कोई परेशानी। समान आवेशों में, देखिए ये आवेश के गुण है जी, समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। आवेशों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। कैसे? आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न काफी वो हो चुका था ना, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। आवेश का आयतन घनत्व, इसी को ऐसे लिखा गया आयतन आवेश घनत्व, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने ऐसे पढ़ाया था, आवेश का आयतन, आवेश का आयतन घनत्व। देखिए, किसी पिंड को एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को, किसी पिंड को या किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। नहीं तो फिर आप हमारे पीडीएफ को देख लीजिएगा, वहां पे भी बहुत बेहतरीन, जैसे 2023 के लिए देखिए पीडीएफ भी बनकर तैयार है, आप ये सब अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप मंगवा भी सकते हैं। 2023 के लिए ये पीडीएफ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबकी तैयारी हो, सबका पीडीएफ बनकर रेडी है। और कुछ नए पीडीएफ भी हम लोग इस बार डाल रहे हैं 2023 के लिए, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। वही जो अभी हेल्पलाइन नंबर था ना, उसके ऊपर कॉल व्हाट्सएप करके। किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और आयतन को वॉल्यूम V से डिनोट किया जाता है। कि यदि भी आयतन वाला पिंड के सतह पर आवेश की मात्रा क्या है? Q है, तो पिंड का आयतन घनत्व, ठीक है,
तो आवेश के पिंड का आयतन घनत्व P बराबर P बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे V, क्योंकि V जो है हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आवेश का आयतन घनत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 मार्क्स बनकर आएंगे कि किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, और इसे V आयतन वाला पिंड के सतह पर आवेश का मात्रा Q हो तो पिंड के का आयतन घनत्व P बराबर Q बटे V, जहां Q आवेश हो गया, V हमारा वॉल्यूम हो गया, और P जो है वो आवेश का आयतन घनत्व। इसके बारे में याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि आवेश घनत्व जो है एक अदिश राशि, आवेश का आयतन घनत्व इसका ऐसा ही मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यू, ठीक है, या कूलाम मीटर इनवर्स जिसको बोल सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर क्यू, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर क्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लाएंगे तो इनवर्स 3, हाँ ठीक है। इसका विमीय सूत्र, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर करिएगा, आपके जो भी दोस्त हैं सबको भेज दीजिएगा, पता चला अगर आप उनसे अच्छी दोस्ती है तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर कोई टीचर आपको पूरा वैद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ा दे, दैट्स नॉट पॉसिबल, पर मैं पढ़ा रहा हूं। आइए अब हम सीखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र बहुत ही सरल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कुछ हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसकी उपस्थिति में हमें या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जाए, ठीक है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण किया जा सके, उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक और डेफिनेशन भी दिया था, वो भी आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखो मैंने इसमें भी आपको, एक सेकंड मैं आपको अपने पीडीएफ के थ्रू कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। सवाल क्या है जी, विद्युतीय क्षेत्र, देखिए आवेश तो मैंने बताया था, देखिए विद्युतीय क्षेत्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जस्ट अ सेकंड रुकेंगे आप, हमें बस थोड़ी सी रुकिएगा। ये जो पीडीएफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, परचेज करके मंगवा रहे हैं जी, तो अभी पीछे नहीं हटेंगे। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ गया जी, एक सेकंड, पता नहीं दूसरे पीडीएफ में होगा फिर। हाँ, किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक, अच्छा वो तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा है ना, विद्युतीय क्षेत्र वाला है नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ में डलवा दूंगा, यू डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल आप ये वाला यूज कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति के कारण या तो हमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वो जो हमारा होगा वो विद्युतीय क्षेत्र होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पीडीएफ आप अपने पास जरूर मंगवाइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, बहुत डिमांड है इस पीडीएफ की, हर साल बच्चे यहाँ से पढ़ के काफी सारे मार्क्स लाते हैं और बहुत मजे में अपना एग्जाम देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहा गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला चीज है, इस चीज को समझिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। आइए 13वें नंबर, अच्छा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है ml 10⁻³ एंड A इनवर्स, ये होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस परिपथ पर चलता है, विद्युत क्षेत्र में किसको रखेंगे, एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस परिपथ पर चलता है, उस परिपथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस परिपथ पर चलता है, उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये मैंने पढ़ाया भी है टॉपिक में कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास, ठीक है। जो स्पर्श रेखा है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तभी पूछता है कि विद्युत किसी एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं होती, दो स्पर्श रेखाएं क्यों नहीं खींची जाती, क्योंकि स्पर्श रेखाएं वो जो है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जो पॉसिबल है नहीं कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशाएं हों, ठीक है। 13 नंबर क्लियर है, रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही बेहतरीन क्लास, विद्युत बल रेखाओं के गुण,
देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होती है इसके गुणों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं के रेखाओं के क्या क्या गुण हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती है। सिंपल समझिएगा, विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती है। हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, 250 बच्चे का ग्रुप होता है। आपको भी पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप में 250 बच्चे होंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 2, ऐसे करके 2 लिंक होंगे और आप उस लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। और वहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री में हम देंगे। जब दोनों क्लास खत्म हो जाएगा ना, अभी एक क्लास आज होगा, हो सकता है एक में पूरा ना हो पाए, दूसरे में हम आपको पूरा पीडीएफ देंगे। और उस ग्रुप को ज्वाइन करके एकदम बने रहिए, क्योंकि 250 सीट होगा, शायद 256 बच्चे एक ग्रुप में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ये फेसबुक व्हाट्सएप की पॉलिसी है। और टेलीग्राम पे भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ जुड़े, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ये पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगा आजकल में, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। यही कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 स्थान होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर अभी पहले भी बताया और क्लास में भी ये चीज बोला गया, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परिपथ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यही कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है वहां पर या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है, और जिस कारण जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं कम होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम। मतलब जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी तीव्रता मान अधिक होगा, जहां कम होगी मान अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। 27 सब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये दूसरा क्लास आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके थे और आज हम लोग दूसरे क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप चाहते हैं कि वैद्युत आवेश और क्षेत्र पूर्ण रूप से एकदम कंप्लीट हो जाए तो ये 27, जी हाँ, ये 27 सब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे ढंग से इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये दूसरा क्लास है और क्वेश्चन नंबर 16 से हम चलेंगे। सवाल बहुत बेहतरीन आपके स्क्रीन के ऊपर है और कहा गया है कि कूलम के नियम की सीमाओं को लिखिए। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, जी हाँ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम की नियम की सीमाओं को लिखिए। ये बेहतरीन क्लास हम होने वाला है और यहां से आप बहुत कुछ सीखोगे। ये 27 प्रश्न आपके वैद्युत आवेश और क्षेत्र को बिल्कुल एक एक पार्ट को क्लियर कर देगा। ये 27 प्रश्न के अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 27 प्रश्न आप कवर करते हैं तो समझिएगा कि आपका वैद्युत आवेश और क्षेत्र बिल्कुल क्लियर है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कूलम के नियम की सीमाओं को लिखें। और कूलम के नियम की सीमाएं क्या है, दोनों एक ही बात है। हमने कुछ आपके लिए पॉइंट बनाया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आइए एक एक पॉइंट को हम कवर करते हैं कि कूलम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। कहा गया है कि कूलम का नियम जो है वो केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। सबसे इंपॉर्टेंट है बिंदु आवेश क्या है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम की सीमाएं क्या है, और ये पहला टॉपिक क्या है कि कूलम का नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। दूसरा कहा गया कि कूलम का नियम केवल स्थिर व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, जब आवेश रुका हुआ हो, और उसका अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में कहते हैं। और वहां पे कौन सा नियम लागू होगा, कूलम का नियम। याद रखिएगा कि कूलम का नियम तब लागू होगा जब आवेश आपका रुका हुआ रहे। जब आवेश का प्रवाह हो, आवेश गति कर रहा हो, तब कूलम का नियम मान्य नहीं होगा, कूलम का नियम लागू नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि कूलम का नियम जो है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, रुके हुए आवेशों के लिए। स्थिर आवेश मतलब आवेश रुका हुआ रहे। तीसरा पॉइंट कहा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया है कि कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है कि किस माध्यम से, जी हां, किस माध्यम से आवेश का प्रवाह हो रहा है, किस माध्यम से आवेश का गमन हो रहा है, ये कूलम का नियम देखता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी के ऊपर निर्भर भी करता है। तो कूलम का नियम जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर कहा गया है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत मजेदार क्लास होने वाला है कि कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। उसके बाद कहा गया कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना से कम हो, 10 to the power -15,
अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10 पर पावर माइनस 15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम जो अपनी वैधता खो देता है, अपनी वैल्यू, अपनी जो वैल्यू है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खो देता है। मतलब सीधे सीधे कहिए कि कूलम का नियम लागू नहीं हो सकता है। मतलब इतने 10 टू दी पावर माइनस 15 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी जो है, अगर आपसे पूछे कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगा तो कूलम का नियम जो है अपनी वैधता खो देता है। तो हम कहेंगे सर अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम अपनी वैधता, अपनी वैल्यू, अपना रिस्पेक्ट खो देता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए करवा रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में आपको पढ़ने के बाद। देखिएगा, कहा गया है कि कूलम का नियम जो है सार्वत्रिक, जिसको यूनिवर्सल कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होता है। कूलम का नियम क्या नहीं होता है? सार्वत्रिक नहीं होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है। ये 6 पॉइंट आपको या तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा तो आप ये 6 पॉइंट लिखेंगे, वरना हो सकता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाए। तो ये इन सबों में से बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कूलम का नियम जो है वो सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल बिल्कुल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए, सॉरी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक सवाल आपके लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स क्या है? जिसको हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये सोचने की कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है। आइए, इसको क्या कहेंगे? सॉरी, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें भी पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपको सिंबल में दिख रहा है। कहा गया विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन बारीकी से ये सटीक लैंग्वेज हम बहुत यूज करते हैं। आप जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जब भी जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपके लिए वो बहुत सटीक लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए कि ये एक क्यू है, ये एक आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मैग्नेटिक भी उत्पन्न होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को, किसको? विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। और इसके बारे में कहा गया है कि विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसमें फाई बराबर, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, और ये होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपने पढ़ा होगा। तो कहा गया है कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप इतना लिखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स। अच्छा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, पहले बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, आपको हमारा लोगो मिलेगा और उसके बाद वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। कहा गया विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। किस तरह की राशि का उदाहरण है बच्चा? पढ़ी, अदिश राशि है। और इसमें आपने पढ़ा है कि हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई बराबर ई कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो अपना अपना तरीका है लिखने का। विद्युतीय फ्लक्स की बीमा ML/Q टी टू दी पावर माइनस 3 आई इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई एसआई मात्रा क्या होगा, बीमा क्या होगा। ये यूनिट एंड डायमेंशन काफी बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में आंसर गलत कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन सब छोटी छोटी बातों को और बहुत बारीकी से सीखिएगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान चुके हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए कि कहा गया कि विद्युतीय क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहा गया है, जस्ट अ सेकेंड, कहा गया है कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। क्यों वायुमंडल एक विद्युत उदासीन नहीं होता है? बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें पता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य थोड़े थोड़े गैसों का एक मिश्रण है, हमें पता है, जिसमें हम ऑक्सीजन जिसकी प्रतिशतता लगभग 21% मानी गई है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो कहा गया है कि वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा धूलकण होते हैं। हमें पता है कि धूलकण भी होता है। और सूर्य की किरणों में जो यौगिक कण तथा जो धूलकण होते हैं, सूर्य की किरणें जो है यौगिक कण तथा धूलकण से टकराकर, देखिए पहले ऐसे समझिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों मौजूद है, और इसके साथ साथ हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति है प्लस धूलकण। ये इतना चीज हमारे वायुमंडल में पाए है। तो इसके साथ और भी छोटे छोटे गैस हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तथा धूलकण होते हैं। और सूर्य की किरणों के यौगिक कण में जो आपका होता है वो धूलकण, सूर्य की किरणों में इसमें क्या क्या, सूर्य की किरणों में धूलकण होता है। और ये क्या करता है कि सूर्य की किरणें यौगिक कण, ये जो सूर्य की किरणों में यौगिक कण भी होता है
और साथ ही साथ क्या होता है बच्चा, साथ ही साथ धूलकण होता है। यौगिक कण तथा धूलकण से टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देती है। ठीक है, ये जब ये इन दोनों के बीच में आपस में टकराव होगा ना, ये सूर्य की किरणों ये जो है यौगिक कण तथा धूलकण में जब टकराव होगा तो क्या कर देती है कि टकराकर, देखिए ध्यान से लिखा गया है कि सूर्य की किरणें यौगिक कण तथा धूलकण से टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देती है। और जब ये आयनीकृत कर देगी, इसी कारण से वायुमंडल जो है जब ये आयनीकृत हो ही गया तो फिर विद्युत उदासीन कैसे होगा। हालांकि ये प्रश्न काफी कम बार पूछा गया है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की बहुत वैल्यू है, इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, तो कहेंगे कि सूर्य की किरणें और धूलकण से जब टकराती है ना तो ये आयनीकृत हो जाती है। तो जब ये आयनीकृत हो ही चुका है तो फिर उदासीन कैसे होगा, सिंपल सी बात है। बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। अच्छा, एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल कर लीजिएगा 2023 में, अगर आप बेहतरीन ढंग से पेपर देने वाले हैं। मैं आपको कुछ देर में उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, नाम चेंज हो गया। जैसा कि मैंने बच्चों को बोला था कि पहले ड्रीम क्लासेस लाइव था, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल 2023 के लिए बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सब सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश, आर्ट्स और कॉमर्स के भी नोटबुक हम यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। फ्री में क्विज यहाँ पे करवाया जा रहा है, बिल्कुल कोई फीस नहीं लग रहा है। और किसी भी तरह की परेशानी है, ठीक है बच्चा, आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कुछ भी करके आप अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे थे 18 नंबर क्वेश्चन। 19वें नंबर सवाल पर आइए। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमीय सूत्र, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया, पूरा प्रॉपर नहीं पूछा गया, बस जितना पूछा गया। तो जितना पूछा गया हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता तथा का मात्रक तथा विमीय सूत्र, बस इतना ही पूछ रहा है। तो ये 2 नंबर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, ये प्रॉपर ये क्लास कम से कम 10 से 12 नंबर का ये क्लास है, इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक फैराडे प्रति मीटर होता है, या आप ऐसे एफएम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफएम इनवर्स भी लिख सकते हैं कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक फैराडे प्रति मीटर या एफएम इनवर्स होता है। और उसके बाद कहा गया है कि मुक्त आकाश की दृश्यता का विमा m इनवर्स l इनवर्स 2 t टू द पावर 4 a2, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये दोनों, हालांकि इतने हाईलाइटेड प्रश्नों में इनका जो लिस्ट है याद करिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछता है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक एफएम इनवर्स, ये यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनाकर देगा जो 1 मार्क्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि अगर आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान दीजिए, तभी आप टॉपर बन पाएंगे, वरना नॉर्मली वही 60% 65% पे अटक जाइएगा। जब तक बारीकी से चीजों को समझिएगा नहीं, जब तक बारीकी से एक एक टॉपिक पढ़िएगा नहीं, ठीक है। वो आपने सुना है ना, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए, कभी हार नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र। और चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20वां सवाल, स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसके जीवनोपयोगी उपयोग को लिखें। स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है और इसके जीवनोपयोगी उपयोग को लिखें। कहा गया है कि आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परीक्षण कहलाता है। आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र से बचाने के लिए, आकाश का जो सबसे स्थिर क्षेत्र होता है, सबसे निश्चित क्षेत्र होता है, उसको किस तरह के क्षेत्र से, बाह्य बल जिसको बोलते हैं या बाह्य क्षेत्र कह सकते हैं, बाह्य क्षेत्र से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परीक्षण कहलाता है। और इसके उपयोग के बारे में हम जानते हैं, कहा गया है कि बरसात के समय में आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो उस समय खुले मैदान में रहने से ज्यादा कार या बस के अंदर रहना अधिक सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है। 2 नंबर यहां से पूछ सकता है, इग्नोर मत करिएगा। हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। तो आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परीक्षण। और उपयोग में, जैसे अगर हम किसी फील्ड में रहते हैं, किसी भी बाह्य क्षेत्र में रहते हैं, तो लोगों से, वैसे भी आपने बचपन से ही सुना होगा कि कार और बसों में रहना, बरसात के दिनों में गाड़ी रोककर साइड खड़ा हो जाइए, ये अच्छे संकेत है आपके लिए, गलत संकेत नहीं हो सकते। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? Say yes, you know. Ready for the question number 21. 21वां सवाल कि विद्युतीय प्रेरण, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कहा जाता है, ये क्या है? विद्युतीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, कहा गया कि जब किसी आवेशित चालक को किसी आवेशित पिंड के नजदीक, ये पिंड ही नहीं होना चाहिए, पिंड होना चाहिए, किसी आवेशित पिंड के नजदीक ले जाते हैं तो आवेशित चालक भी, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, माफी चाहेंगे हम आपसे, सही से हम आपको करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से ये लैंग्वेज गलत है। जब किसी बढ़िया से लिखिएगा तो कॉपी में अच्छे से आप लोग, जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित पिंड के नजदीक ले जाते हैं तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है, यही होना चाहिए, लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है, माफी चाहेंगे इस बात को हम। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो हमारे साथ। कहा गया कि जब किसी अनावेशित चालक को
किसी आवेशित पिंड के नजदीक ले जाते हैं तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। मतलब अनावेशित चालक है, किसी पिंड आवेशित पिंड के नजदीक ले गए तो ये भी चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो इस घटना को विद्युतीय प्रेरण कहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी 27 प्रश्न हम करेंगे और ये 27 प्रश्न आपके लिए रामबाण होगा। हम चाहेंगे कि अपने मित्रों को, अपने साथियों को इस क्लास को शेयर करें, बहुत बेहतरीन रहेगा। कुलम्स लॉ, कुलम के नियम, हमने पता है कि लाइक चार्ज, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण, कूलम का ये पहला नियम कहता है। ये देख लेते हैं फिर भी। कुलम्स लॉ, कूलम का नियम, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, जैसा हम बोल रहे थे, तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। और ये कूलम का पहला नियम है। समान आवेश यानी लाइक चार्जेस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्रतिकर्षित होगा। एक इधर जाएगा, एक टुकड़ा इधर चलेगा, मतलब एक ध्रुव इधर, एक ध्रुव उधर। कह रहा है कि असमान आवेशों में आकर्षण, ठीक है, अगर ये कैसे जा रहा है तो दूसरा भी ऐसे आ जाएगा, यानी ये प्रतिकर्षण, यहां अट्रैक्शन नहीं होगा और यहां अट्रैक्शन होगा, आकर्षण। ठीक है, तो आवेश मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेश यानी लाइक चार्जेस, प्रतिकर्षण, असमान आवेश अनलाइक चार्जेस, प्लस माइनस माइनस प्लस, आपस में सटेगा। ये कूलम का पहला नियम कहता है। आइए दूसरा, अच्छा यही है ना दूसरा नियम, हाँ जी, दूसरा नियम कह रहा है, अच्छा ये आप समझ चुके हैं ना, कि इस एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू डाउनलोड करना है और यहां से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव का भी यहाँ बैच शुरू हो चुका है, एनडीए पैरामेडिकल का भी बैच शुरू हो चुका है, हजारों हजार बच्चे उस बैच के अंदर हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर है, आराम से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2023 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाले, हिंदी इंग्लिश तो हर सब्जेक्ट, हर बच्चे के लिए आवश्यक है। तो ये आप कर लीजिएगा इतना, आई होप कि ये बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। अब आइए हम यहाँ पे आते हैं। तो कूलम का दूसरा नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, दो आवेश, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम का दूसरा नियम कहता है। देखिए मान लीजिए कि क्या कह रहा है, कह रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एफ जो है वो दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2, मान लीजिए दो आवेश है, इसके समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी ऐसे, यही है ना जी कूलम का दूसरा नियम। तो यह समानुपात Q1 इंटू Q2, मॉड लगा दिया गया समान, ये समीकरण एक, और व्युत्क्रमानुपाती दूरी, दूरी आर को आर से डिनोट किया गया, तो एफ व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/r का स्क्वायर। यहां से एफ और एफ कॉमन हो गया, यानी सीधे एक और दो को मिलाने पर सीधे सीधे हमें क्या बन के आ गया, सीधे सीधे हमारे लिए बन के आ गया कि एफ समानुपात होगा Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर। पूछिए आर का स्क्वायर नीचे कैसे आया, क्योंकि ये इसके साथ 1/r का स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे भी नीचे आर का स्क्वायर ही होगा। एम आई राइट? तो ऐसे कंडीशन में समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाने पर आपको एफ बराबर क्या मिला, इस समानुपात को हटाए तो ये के हो गया Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर। ये कूलम का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहां के एक कांस्टेंट है और इसका मान मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ठीक है, कि इसका जो वैल्यू है ये कांस्टेंट राशि नियतांक है और इसकी वैल्यू जो है वो इसका मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मैं क्लासेस में ऑलरेडी बच्चों को ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि बच्चा किसी को कोई दिक्कत होगा इन सब चीजों को लेकर। नाउ अच्छा, सतत वितरण और असतत वितरण, इस पे भी मैं ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये भी मैं ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आवेशों का असतत वितरण, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस खाली आपको बस रिवाइज करवा रहा हूं। आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो। ठीक है, आवेशों का वैसे वितरण को आवेशों का असतत वितरण कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लाइन पर रहिएगा।
हाँ सॉरी, माफी चाहेंगे थोड़ा सा, एक्चुअली अर्जेंट कॉल आ गया था, यू डोंट वरी। तो चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, अच्छा ये आवेशों का असतत वितरण। हमने कहा कि आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो। अच्छा ये वर्ड इसी के ऊपर डिस्कस करे थे ना। परिमित का अर्थ होता है जिसे जिसे मापा या तौला जा सके। ठीक है, कि भाई कितना दूरी है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है, जा सके, यानी माप और तौल सकते हैं। तो कहा गया है कि आवेशों का असतत वितरण, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, आवेशों के वैसे वितरण को आवेश का असतत वितरण कहते हैं। और आवेशों के असतत वितरण में आवेशों के बीच की दूरी को मापा या तौला जा सकता है, हम बोल सकते हैं ऐसे। अब आइए आवेशों का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो। सिंपल सी बात है, परिमित नहीं हो यानी मापा या तौला नहीं जा सके। ठीक है, मापा या तौला नहीं जा सके। तो कहा गया है कि आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो, आवेशों के वैसे वितरण को आवेश का सतत वितरण कहते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये दोनों दो नंबर के प्रश्न हैं, बहुत कम एग्जाम में देखने को मिला, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको काम जरूर देगा। तो इग्नोर मत करिएगा। और आइए हम लोग 25वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। बड़ा बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक है, दिख रहा है ये आपको, समझ में आ रहा है? अब तो वीडियो की क्वालिटी फुल एचडी आपको मिल रही होगी, 4K की तरह नहीं। पहले हम लोग एचडी यूज करते थे, अब हम लोग 4K पर आ गए। हम लोग 4K अल्ट्रा एचडी जिसको बोलते हैं, नहीं अब डिजिटल जमाना हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। रुकिएगा थोड़ा सा हमारे से। ठीक है, तो अब आ जाइए आवेशों का रेखीय वितरण। ये सब देखिए आसान है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करा है आवेशों का रेखीय घनत्व, ठीक है, वितरण नहीं, रेखीय घनत्व। ये ऑलरेडी मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा लंबा जो है मैं इसके ऊपर डिंग डोंग नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली बस ऊपर ऊपर चल रहे हैं। आवेशों का रेखीय वितरण, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेशों का रेखीय घन, मैं बार बार वितरण बोल रहा हूं, आवेशों का रेखीय घनत्व, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। और आवेश का रेखीय घनत्व मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि ये Q/L होता है। Q जो होता है वो हमारा आवेश होता है, और L जो होता है ये हमारा लंबाई होता है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो देखिए जाके, प्लेलिस्ट में आपको डाला गया है वीडियो सारा, तो ये सब पढ़ा दिया गया। और इसका ऐसा ही मात्रा कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, या इसको कूलाम मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये ऊपर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अध्यारोपण का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इग्नोर नहीं करेंगे हम इस तरह के प्रश्नों को। पहले मैं इसके डेफिनेशन को पढ़ा दूं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस चलेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बल का परिमाण सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है, और इसे ही हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये देखिए आपका फिगर के हिसाब से आपको ये समझ में आएगा। देखिए ये अध्यारोपण का सिद्धांत का ये जो फिगर है ये कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे आवेश जो है वो कहाँ आकर मिल रहे हैं, ओह सॉरी, बहुत सारे आवेश आकर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि बहुत से आवेशों के निकाय, अच्छा ये ऐसे करूं मैं, हाँ देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बल का परिणामी बल जो होता है वो सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। और ये मान लीजिए कि इसके ऊपर F1 बल लग रहा है, यहाँ कहाँ गया है F1, अच्छा ये F1 बल लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर F2 लग रहा है, इसके ऊपर F3, F4, F5, F6, और ये डॉट 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 ये कहां तक चला गया, Fn तक चल गया। तो इसके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल F वेक्टर जो होगा, हमने कहा गया कि परिणामी बल जो है वो विद्युतीय बल के, यहां देखिए विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी F वेक्टर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और डॉट 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 ये चले जाएंगे हम लोग Fn वेक्टर के पास तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये परिणामी बल जो है विद्युतीय सदिश योग के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था आपके लिए, क्लियर है? ये भी टॉपिक मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है। और ये 27वां सवाल बड़ा ही लाजवाब, ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बार चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बच्चा इस वीडियो को अभी तक देख रहा है वो बच्चा कहेगा कि हाँ भाई राहुल सर ने कुछ पढ़ाया है। और आइए नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, विद्युतीय बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और इन दोनों के बीच अंतर भी कर लेंगे। विद्युतीय बलों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। देखते हैं कभी कभी अगर झटका मारता है, किसी अगर नंगी वायर को छू लीजिए और आपको झटका मारे तो पहले तो आपको अपनी ओर खींचेगा और इसके बाद फेंक देगा, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। मैग्नेट में क्या होगा, ज्यादा आकर्षण होगा। कभी भी फेंका है आपको चुंबक ना,
तो गुरुत्वाकर्षण बल में, यानी जो गुरुत्व बल जो होता है, जो आपको पृथ्वी की ओर हम लोग जाते हैं, जब भी उछलिएगा तो नीचे आइएगा, तो सिर्फ सिर्फ आकर्षण है, प्रतिकर्षण नहीं है। तो कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं। विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल किस माध्यम में, वो नीचे जाएगा, आकर्षण ही सिर्फ होगा, कोई प्रतिकर्षण नहीं, ठीक है। लेकिन भाई ये माध्यम पर निर्भर करेगा कि इसको किस स्पीड में चलना चाहिए, ठीक है। ये माध्यम इसका क्या है। विद्युतीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक है, तो सिंपल सी बात है, जब ये अधिक है तो ये कम होगा। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम का मेंबर बनिए, टेलीग्राम का सदस्य बनिए, वहां पे ज्वाइन करिए, ये पीडीएफ आपको प्रिंट करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसका प्रिंट करवा सकते हैं। विद्युतीय बल सार्वत्रिक नहीं होता, ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, यूनिवर्सल नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, कंपैरिजन बिटवीन ईच अदर, तो वो होगा भाई। विद्युतीय बल आवेश के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के, जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना जल्दी नीचे आइएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान बल के कारण होता है। और ये क्लास बहुत ही स्पेशल था, एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ग्रो करने में आप लोग का हाथ है, तो इसको बढ़ाने में भी आप लोग का ही हाथ होना चाहिए। और आई होप कि अगला क्लास हम इससे भी बेहतर लेकर आए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।